सोशल मीडिया प्रोवोक्ड वीडियो के जरिए आपके सामने रख रहा हूं रैना साहब, ये एक सच है। तो क्या पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं किया गया जिसके चलते अचानक हमले होने लगे हैं? क्या यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं कि जिस पाकिस्तान से बातचीत की लगातार बात की जा रही है, बातचीत के बाद भी वो दूसरा कारगिल पैदा नहीं करेगा, इसकी गारंटी क्या आप लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये, मेरा नाम जीशान राणा है, रहना जीशान नहीं है। राणा, ठीक है, जीशान राणा। हाँ, तो दूसरा ये मैं ये कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान, देखिए मैंने कभी, हम ये नहीं कहते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कभी नहीं कहती कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे भी जो है वो नाफिज होती है, मगर हमें जम्मू कश्मीर को बेहतर करना है, हमें यहाँ पे अमन लाना है, हमें यहाँ पे तरक्की देखनी है, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट देखनी है, और उसके लिए ये हमारा मुल्क है। और हमने हमेशा से कहा दैट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया को किस तरीके से बेहतर किया जाए, that onus lies with the government of India, with the Prime Minister of India। कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, इन हालात को बेहतर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि 370 जिसको उस वक्त एब्रोगेट किया, उसका लेना कोई आतंकवाद से था। ठीक है, सुशील वकील जी का रुख कर लेते। आप 370 पर आ गए। मैं 370 का सीधा फायदा आपको बता देता हूं। आप माने या ना माने, मुझे अपने किसी गेस्ट के वर्जन की इस पर जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने पत्थर चलाते हुए लड़के अब नहीं देखे हैं। मैंने कलम हाथ में पकड़े हुए जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाते हुए लड़के देख लिए हैं, बच्चियां देख ली हैं, और नए नए एवेन्यूज खुलते हुए देख लिए हैं। हर बार जुमे की नमाज के बाद, जीशान राणा साहब, लेट्स नॉट फोर्स द मैटर। आपको भी पता है कि जुमे की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर कैसे उबलता था। आपको भी पता है कि नौहट्टा में क्या हाल होता था। आपको भी पता है कि जहां पर मेजर एरिया है वहां क्या था। सुशील वकील, लगातार आतंकी हमलों की वजह क्या है? सुशील वकील, लगातार आतंकी हमलों की वजह क्या है? क्या जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले बिगाड़ने की पूरी तैयारी हो रही है? सुशील वकील जी, पहले देख लीजिए कि जीशान जी जो कह रहे हैं, ये बात नहीं कह रहे हैं, ये जहर उगल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ जवान मारे जा रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। जीशान जी से पूछ लीजिए, जब 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर कितनी तरक्की की राह पे जा रहा है। 2 करोड़ से ऊपर विजिटर पहुंच गए कश्मीर, हर साइड से डेवलपमेंट हो रही है। बातें कर रहे हो आप? क्या मेरे को बता दीजिए, कौन सा आपका इस टाइम कौन सा नौजवान कश्मीर में मर रहा है? कश्मीर में कौन सा नौजवान इस टाइम मर रहा है? कश्मीर आबादी की ओर जा रहा है। आप पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। आ रहा हूं जी, 1 मिनट आ रहा हूं। आतंकवाद फैलाएगा क्या? उन्हें भी आप टूरिस्ट बनाते हैं। आप बताइए, आप कश्मीर में को बताइए, आप कश्मीर के राह पे नहीं जा रहे हैं। जीशान भाई, जीशान भाई, एक मिनट, जीशान भाई, एक मिनट, सुशील वकील, जीशान भाई, ऐसे बहस नहीं होगी। नहीं, सॉरी, ऐसे बहस नहीं होगी। जीशान भाई, आप एनसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट आपने अपनी बात कही। सुशील वकील भी जम्मू कश्मीर के हैं, एटलीस्ट हियर हिम, सुनिए, काटिए मत। सुशील वकील कंप्लीट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान की पहले से नजर है कि उन्होंने पहले ये कह दिया है कि विल ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स। ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया था टोटली। अब कश्मीर प्रोग्रेस के राह पे आ रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जा रहे हैं, हर साइड से डेवलपमेंट हो रही है। सुशील वकील, आपने क्या चेंजेस देखे हैं? आप ये फिगर्स में मत उलझिए। आपने क्या चेंजेस जमीन पर देखे हैं? जमीन पे वही कह रहा हूँ कि कश्मीर में पिछले 2-3 साल से इतना टूरिज्म बढ़ गया, डेवलपमेंट हो रही है हर साइड से। कौन से लोग इस टाइम परेशान है? पहले जो फ्राइडे के दिन पत्थरबाजी होती, बागी से होते, वो सारे बंद है। अब बच्चा लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े आराम से जा रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं। पहले 5, 5:30 बजे शाम को दुकानें वगैरह बंद होती थी। आजकल तो लोग रात 10, 11 बजे तक घूमते हैं। हर चीज में कश्मीर जो है पीस की राह पे जा रहा है। अब पाकिस्तान का ये मंसूबा है कि वो इंडिया को किसी न किसी तरह से परस्त करना चाहता है। 30 सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन वहां पहुंचा, सारी बातें भी की, इशारा भी दे दिया। क्या ये उन्होंने कह भी दिया? क्या ये डिरेल करना है?
30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये पूरा अपना ऑर्डर कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कश्मीर में अगले महीने हो रहे हैं। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उन्होंने देखा लोकसभा इलेक्शन कितने डिकेड्स के बाद कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हो गए, लोग बिना डर बिना किसी इसमें से वोटिंग करने आ गए, ठीक है। हर साइड से ब्रिस्क वोटिंग हो गई। पाकिस्तान को अभी भी डर है कि लोकसभा के इलेक्शन बड़े सक्सेसफुल टाइप के हुए, तो ये ऐसा ना कि असेंबली इलेक्शन भी ऐसे ही निकल जाएंगे। बोलिए, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, बोलिए 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 हसन सिंह साहब। 10 सेकंड देखिए, हमारे भाई चूंकि भारत के रहने वाले हैं, अगर वो चीजों को मानेंगे तो खुद समझेंगे कि छोटा मोटा परिवर्तन नहीं आया है। पहले भारत का भी रहने वाला, कश्मीर का भी रहने वाला। आपकी तो अच्छी बात, आपको नहीं कह रहा हूं, मेरे जो जिसान भाई थे, मैं जिसान भाई को भी अपना मानता हूं। जिसान भाई, आप देखेंगे कि अब भारत के ध्वज को जलाया नहीं जाता है। हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के ध्वज को बड़े आन बान शान से फहराते हैं। दुकानें बंद नहीं होती हैं। आर्थिक विपन्नता तब आती है जब बार बार सेब से लदा हुआ अगर ट्रक खड़ा हो जाता है, महीने महीने घाटी जलती है, तो जो कारोबारी है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो वहीं के कारोबारी हैं। आज कारोबार में सुगमता आई है। और मैं एक छोटी छोटी चीज आपको बता दूंगा, पर्यटन तो बढ़ा ही, एक चीज नोट करेंगे, स्वरोजगार 5.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करके सरकार ऋण उपलब्ध कराई है 0% पे। 29,806 भर्तियां पब्लिक सेक्टर में हुई हैं। जो पब्लिक सेक्टर PSU होती है ना भारत सरकार की, उसमें किया गया। 2 एम्स किया गया, बनिहाल तक ट्रेन दिया गया, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बॉर्डर पे 16 बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां ले आई जा रही हैं, जिसके नाते कश्मीर की जो आवाम है ना, वो पूरी तरह से वो भारत जिंदाबाद। और जो कश्मीर की विपरीत विचारधारा को जो चलाने वाले एक संगठन थे, आज उसका सफाया हो गया। और वही नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी बात आपको कहूंगा, हालांकि टीवी चैनल पर उसको बड़े अच्छे तरीके से कहना चाहिए कि लगभग 5 ऐसे ग्रुप थे पाकिस्तान में, जो 24 घंटे उनकी बुरी नजर आती थी कि कैसे भारत में आतंकवादी घटनाओं को हम अंजाम दें। आज उन 5 ग्रुप के जो हेड थे ना, वो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में भी हैं या किसी दुनिया में हैं, वो कहीं और चले गए हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, जिसके नाते एक सुंदर कश्मीर जो कहा जाता था ना, भारत की सुषमा, भारत का तिलक, भारत का स्वर्ग, ऐसा कश्मीर वो बन रहा है। मैं भी मान रहा हूँ उस चीज को। चीज देख रही है, रेलवे कहाँ तक पहुंच गई है, सबसे बड़ा चिनाब के ऊपर पुल बन गया है, आगे तक ले जाने की तैयारी है। एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जिसमें कि जो वहां का छोटा किसान है, अगर वो कुछ पैदा कर रहा है तो वो वही ना सड़ जाए, रास्तों में घूमते घूमते ही ना खराब हो जाए, वो रेलवे के जरिए जल्दी से आए, देश के अलग अलग हिस्सों में जाए, कमाई हो, जेब में पैसा आए, बरकत आए। ये एक मैसेज है सबसे पहले। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, आपको नहीं लगता कि जो आगे आने वाले दिनों में कश्मीर की पॉपुलेशन खुद फैसला लेने की तरफ आगे बढ़ रही है, और जिस दिन उसे यह एहसास होने लगेगा कि यह फैसला उसका है, किसी का थोपा हुआ नहीं है, जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्सर थोपते रहते थे, तो कश्मीर की जनता फिर इस बात को मानने लगेगी कि हम जो चाहते हैं वो हो रहा है, हम जो चाहते हैं वो कुछ कर पा रहे हैं। और एक बार इस ट्रैक पर आगे चले गए तो फिर पीछे आना नामुमकिन है। क्या इसको रोकने के लिए आर्मी पर अलग अलग जगह हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे दहशत उसी तरीके से कायम हो जाए और वो फिर आगे रेसिप्रोकेट करे बाकी लोगों में? राजीव, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। जो गिलानी साहब की ग्रैंड डॉटर हैं या शब्बीर शाह साहब की पुत्री हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि दे आर वेरी लॉयल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बढ़िया समअप है कि पिछले 5 सालों में कश्मीर में किस प्रकार से परिस्थिति सुधरी है। दूसरी बात देखिए, आतंकवादी घटनाओं में कुछ इजाफा क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए आप समझें कि पाकिस्तान भारत वर्ष में कश्मीर में इसीलिए आतंकवादी घटनाओं में इजाफा कर रहा है क्योंकि वहां पर तरक्की हो रही है, क्योंकि वहां पर परेशानी नहीं है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि श्रीनगर में कश्मीर की घाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर सैलानी आ रहे हैं, यात्राएं मुक्त बिल्कुल आसानी से बिना किसी हादसे के हो रही हैं। तो ये तमाम चीज, उसके अलावा मैं देखिए आपको एक बात बताता हूं, जो सही रिएक्शन, सही पल्स है वो पता पड़ती है लोगों से।
आप पीओजे के लोगों से देखिए, वो लोग क्यों उनकी आवाज अचानक से ऊंची उठनी शुरू हो गई, इसीलिए हो गई है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं एक सैनिक हूं, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि आपको इस जो कश्मीर में पिछले 5 सालों में पॉजिटिविटीज आई हैं, उनको हाईलाइट करके उनके ऊपर बिल्ड करने की आवश्यकता है, ना कि उसके ऊपर सियासत करके और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको नेगेटिव में दिखा करके कहीं जाने की आवश्यकता है। ये बात आप मान लीजिए, मैं अपने आप स्वयं मैं वहां गया हूं 2013 में, 2023 में और 2022 में। मैंने देखा है 2022-23 का कश्मीर, जब मैं वहां पर खुद मौजूद था सेना की कमान में, 2013-14 कश्मीर उससे 1000 दर्जे बेहतर कश्मीर है आज की तारीख में। और यही चीज पाकिस्तानियों को पच नहीं रही है। और आप ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से मान लें, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, जो मिलिट्री के काम करने के तरीके हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, काउंटर टेरर और रियर एरिया सिक्योरिटी, वो लोग उसको करते रहेंगे। और अभी भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से यात्रा सतत रूप से चलती चली जा रही है, कोई भी उसके ऊपर एक बार ट्रम्बू साहब पीडीपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जी। द इशू इज, हम लोगों को जो अच्छा कश्मीर में हो रहा है पिछले 5 सालों 370 हटने के बाद, उसको पॉलिटिसाइज करके, उसको खराब नेगेटिव में दिखा करके अपने आप का मोराल कम करने की आवश्यकता नहीं है। डेवलपमेंट देखिए, हालात वहां के सुधरते हुए देखिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, और जमीन आसमान का आप देखेंगे अंतर है। और आर्मी अपना काम करती रहेगी, आप निश्चिंत रहें, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा, नहीं हो रहा है, और सारा काम सही तरीके से चलता रहेगा। एक बार ट्रम्बू साहब पीडीपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार ट्रम्बू साहब सीधा सा सवाल मैं आपके सामने यही रखूंगा कि क्या ये वजह हो सकती है कि पिछले कुछ दिनों में जो 2 महीने चलने वाली कश्मीर में अमरनाथ यात्रा है, जिसमें पूरे देश से एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है जो लोग अमरनाथ यात्रा में जिनके घोड़े चलते हैं, जो अपनी दुकानें लगाते हैं, जो रास्तों पर होते हैं, चाहे बालटाल की तरफ से हो चाहे पहलगाम की तरफ से हो, उनकी एक बड़ी इनकम होती है। और इस अमरनाथ यात्रा को इस बार फिलहाल अब तक, रक्षाबंधन ज़्यादा दूर नहीं है जब अब ये पूरी होने वाली है, इस पर किसी तरीके की कोई चोट अब तक नहीं पहुंचाई जा सकी है। और ये ना पहुंचाने के एवज में जम्मू सुलगाया जा रहा है, जो अभी कुपवाड़ा में हमले हुए, जो आपका हिलकाका सुरनकोट में हुआ, जो अभी इस वक्त चल रहा है अनंतनाग में, ये हमले उसकी एक वजह है इकबाल ट्रम्बू साहब? जी नहीं, ये हमारा ये मानना नहीं है। देखिए, आप ये डिबेट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस डिबेट को सुनते हैं, तो आपको समझना है, मैं 2 बातें बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो मिलिटेंसी का माहौल है पिछले 30-35 सालों से चल रहा है, तो इस मिलिटेंसी में काफी हद तक कमी आ गई है, और इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारी सेना को जाता है, हमारे पुलिस को जाता है। मैं तो मानता हूँ, आप मानते हैं कि मिलिटेंसी में काफी हद तक कमी आई है? लेट्स बी फेयर, आप मानते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, कश्मीर खित्ते में आप देखिए कितना फर्क आ गया है, और इसका क्रेडिट मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारी सेना और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूँ कि अमन हर कोई चाहता है, दहशतगर्दी तो कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस चीज को, जैसे अभी मेरे दोस्त भाजपा गवर्नमेंट से जोड़ रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं हूं। अच्छा, इकबाल ट्रम्बू साहब, मैं समझूं, बहुत अच्छा लगा कि आप ये बातें कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या कोई भी जमीन पर जो एक्टिविटी होती है उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप कभी जिम्मेदार नहीं होती है? पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं। पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कहना है कि वहां पर उन्होंने जो डिसाइसिव एक्शन स्टेप्स लिए थे वो उसकी वजह से हुआ था। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप कभी जिम्मेदार नहीं होती है जो बदलाव आया है? बिल्कुल जिम्मेवार होती है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी का मसला है, इसको हम लोगों ने 40 साल लड़ा है। हम इसके साथ 40 साल लड़े हैं। जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसका लेवल यहाँ आ गया है। इसका क्रेडिट बजाय सेना को, बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों को, बजाय इधर की पुलिस को देने के बजाय हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी को दे रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ एंकर भी इसका क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं। एक मिनट, ट्रम्बू साहब आप मेरा नाम ले सकते हैं,
मेरा नाम ले सकते हैं, फिर मैं आपको काउंटर करता हूं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो सब कुछ हो रहा है उसके लिए क्या पॉलिटिकल लीडरशिप अगर हाथ बंद करके बैठ जाए कि हम नहीं करने देंगे, तो क्या इस तरीके का फर्क आ सकता है? क्या इस तरीके का कत्लो गारत अपने आप कम हो सकती है? प्रभु साहब को ये भी पूछ लीजिए कि मैं आ रहा हूं आपके पास सुशील वकील आ रहा हूं। उन्होंने डिबेट में मुझे पार्टी बनाया है, तो लेट मी डिस्कस विद हिम। बताइए। जी जी, ये तो मीडिया पे अटैक है। सही सर, नहीं, मीडिया पे बताइए अटैक कर रहे बताइए हैं। त्रुम्बु साहब बताइए। हाँ जी जी जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई और भी पार्टी आए। ये तो हर गवर्नमेंट का एम है कि जम्मू कश्मीर में अमन हो। और जब कांग्रेस टाइम की गवर्नमेंट थी या और कोई हुकूमत दिल्ली में थी, उन्होंने भी मुसलसल ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होए। लेकिन अब 40 साल का क्रेडिट आप 8 साल की बीजेपी हुकूमत को दे रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादती है। आप अंडरमाइन कर रहे हैं इस वक्त उनकी कुर्बानियां जिन्होंने इसके लिए लड़ा है, जो हमारी सेना है, पुलिस है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हाँ, पॉलिटिशियंस का रोल है, मगर ऑन ग्राउंड जिन्होंने कुर्बानियां दी है, ये क्रेडिट भी भाजपा के प्रवक्ता और कुछ मीडिया एंकर भाजपा को ही देना चाहते हैं। ये गलत बात है। फिर वही बात कर ठीक रहे है हैं, सुशील वकील आप ही जवाब दीजिए। अब मैं समझा के थक गया हूं, क्योंकि वो अब सीधा मुझे ले रहे हैं अपने सामने। देखिए, त्रुम्बु साहब क्रेडिट दे रहे हैं खाली कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को। इनको बता दीजिए कि आज तक वो 25 साल तक वो कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ थी? वो क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं कश्मीर का ये मसला ढूंढा? क्यों नहीं उन्होंने पीस की ओर कश्मीर को लिया? इनफैक्ट फैक्ट ये है कि वो कश्मीरी मिलिटेंट को ये पीछे से बैकअप कर रहे थे। आप बता दीजिए इनको, क्या ये महबूबा मुफ्ती ने उनको फैसिलिटीज नहीं दी थी? हर चीज की फैसिलिटी उनके घर वालों को मिलती थी एक्शन लेने के बजाय। आज भी यह कहा जाता है कि जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी लीडरशिप है, उन्होंने सहारा लिया पॉलिटिकल पार्टीज में, जो पॉलिटिकल पार्टीज में इन्फ्लेट हो चुके हैं। ये बीजेपी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्रेडिट नहीं देना चाहती है। अगर वो चीज पहले सरकार इतनी काबिल होती, 25 साल तक क्यों कश्मीर लिंक रहता है? आज कश्मीर पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले साल से कि 15 अगस्त को हर घर पे ट्राई कलर चढ़ता है, हिंदुस्तानी फ्लैग चढ़ता है, एस्टैब्लिशमेंट में फ्लैग चढ़ता है। इनको बता दिया पिछले 20-25 साल से जब मिलिट्री पीक में थी, तब क्यों नहीं एक घर पे भारत सरकार हिंदुस्तान का यह फ्लैग चढ़ता था, वहाँ ट्राई कलर क्यों नहीं चढ़ता था? आज ये कह रहे हैं हम ये भूलेंगे नहीं, हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़े बलिदान दिए है, पुलिस वालों ने बलिदान दिए। उनको तो शायद जाएगा, उनको हमारा पूरा हर उनके साथ हम जो शहीद हो गए, तो हमारे साथ उनके साथ हमारी सद्भावना है, हर एक चीज है। लेकिन क्रेडिट जाता है भारत सरकार को अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 370 हटा के आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर को एक नया कश्मीर 370 वो 370 थी जिसके चलते बहुत सारे लोगों के साथ इंसाफ ना होने जैसी भी घटनाएं हुई। और 370 को हटाने के बाद जो चेंज आया है वो विजिबल है, वो दिखाई पड़ता है। लड़कियों को हक मिल रहा है, गुज्जर बकरवाल को उनका हक मिला है, जो वहां के दलित हैं उनको हक मिला है, जो वहां पर लंबे समय से रह रहे थे उन्हें वहां पर हक मिला है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज अब लगना शुरू हुई हैं जो कश्मीर में चेंजेस ला रही हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, क्या जम्मू कश्मीर में ये जो बदलाव हुआ है ये क्या कुछ खास सेगमेंट को, पॉलिटिकल सेगमेंट को रास नहीं आया है, जिनकी वहां पर अपनी एक स्तुति बोलती थी, अपना एक दम होता था, अलग झंडा, अलग विधान, आरपीसी चलती थी आईपीसी की जगह? तो क्या ये बदलाव चुभा है 370 हटने के बाद? लिहाजा अब बीजेपी सरकार के बहाने या भारत सरकार के बहाने चीजों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो उन्होंने किया है। नहीं, बिल्कुल राजीव, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, कोई भी किस प्रकार का मेजर चेंज जब आता है, तो जो उस चेंज का लाभ उठा रहे थे, लाभार्थी थे, उनको नेचुरली उनको ठीक नहीं लगेगा। जो उनका एक सत्र वहां पर तुति बोलती थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगा है, तो निश्चित रूप से उनको वो ठीक नहीं लगेगा। तो ये बात मैं आपकी पूरी तरह से आपसे सहमत हूं राजीव, कि बिल्कुल उनको परेशानी हुई है, और शायद यही परेशानी है जिसकी वजह से वहां पर वो उनको चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार से
इसको रीइंस्टेट किया जा सके या कोई और ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कि इसके ऊपर कोई दोबारा इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगे। पर क्या पाकिस्तान भी चाहता है कि 370 हटे, लिहाजा ये सारा फनी एडवेंचर हो रहा है जिसमें निशाना टारगेट किया जा रहा है फोर्सेस को कि परेशान होकर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप ले ले? हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूं इसका काउंटर जो असर दूसरी तरफ हो रहा है उसको देखना ज्यादा जरूरी है। और अभी आप देखेंगे जिस प्रकार से पीओजेके में आवाज उठ रही है, वो जो भारत की हालत 1990 से लेकर 90 के दशक में थी, वो हालत आज की तारीख में पीओजेके की हो गई है। और उसके लिए मेरा मानना यह है कि आर्टिकल 370 का हटना, डेवलपमेंट का होना, लोकसभा के इलेक्शंस का इतना सफल होना। लोकसभा के इलेक्शन में कश्मीर में मैं था 2002 में, एक भी वोटर बाहर निकल के, 2-3 की बात बता रहा हूं, निकल के नहीं आता था, और लोकसभा में बिल्कुल नहीं। अच्छा मेजर एक बात बताइए, अच्छा मेजर जनरल एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अब डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव होने का वक्त आ गया है? क्या उस दिन से यह नहीं माना जाना चाहिए था जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी ड्रोन या एक भी टेररिस्ट भारत की तरफ आया, उसी दिन नहीं मानना चाहिए था कि सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया है और उसका जवाब उसी तरह से देना चाहिए था? व्हाई वी आर हम क्यों ढो रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल, आई एम एब्सोल्यूट एग्रीमेंट विद यू। जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, कोई वजह नहीं है कि हमको उसको सीज फायर का उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जहां तक आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है, आर्म्ड फोर्सेस हमेशा, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि डिफेंस का जो आर्किटेक्चर है वो इस प्रकार से होता है कि डिफेंसेस हमेशा दे आर ऑलवेज एग्रेसिव इन डिजाइन एंड ऑफेंसिव इन कंडक्ट। हम अपना काम ऑफेंसिव तरीके से करते हैं, लेकिन ये जरूरी है जो आपने प्रश्न उठाया कि हम अगर आवश्यकता है तो आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल सीज फायर को समाप्त करें, और जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उस भाषा में पाकिस्तान का जवाब देने की मुझे लगता है पूरी आवश्यकता है। ठीक है सुशील वकील साहब, लास्ट आपका वर्जन चाहूंगा, क्या अब ऑफेंसिव होने की जरूरत है या फिर ऐसे ही काउंट करने का वक्त अब बच गया है कि हम इस जगह एनकाउंटर हो रहा है इसको देखते रहे, उस जगह हो रहा है उसको देखते रहे, बस काउंट करते रहे? देखिए राजीव जी, हम अभी तक सकारात्मक थे, लेकिन अब भारत को पूरा आक्रामक होना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत ये एक बार पूरी एक्शन नहीं लेगा, और वो भी एक्शन क्या इजराइल टाइप की, जैसे उन्होंने हमस के पीछे पड़ गया तो एक बार हमस को ऑलमोस्ट 60-70% तक निश्चित नाबूद कर दिया। ऐसी जरूरत है भारत को, जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ उग्रवाद फैला रहा है, हम भी वहाँ के उसके जो बलूचिस्तान है, सिंध वगैरह जहाँ जबरदस्त बगावत चल रही, हम क्यों नहीं वहाँ ऐसे करें? और देख लीजिए, हमने डिप्लोमेसी में भी उनके साथ ही हाथ बढ़ाया, नहीं उन्होंने माना, सीज फायर किया तो वो हर बार उल्लंघन करते गए, उसके बाद भी हमारे ये कुछ नहीं किया। बॉम्बे में हमारे 107 मेरे ख्याल से बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, आप सबसे समय की किल्लत के चलते मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि सवाल तो बड़ा ये है कि भारत ऐसा करता क्यों नहीं है? अगर हम निप इन द बड कर सकते हैं, समस्या प्रॉब्लम शुरू होने के वक्त ही उसे खत्म कर सकते हैं, तो हम क्यों उसे बड़ा होने देते हैं? यहाँ पर कहीं सोचने की जरूरत है। आप बात करें बहुत बेहतर है, लेकिन बात के पीछे अगर उनके हथियार है तो उस हथियार वाले हाथ को भी अलग करना अब वक्त की मांग हो गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने अपना एनालिसिस सामने रखा।